नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर एक जजमेंट कल हुआ और मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए इस समय इस जजमेंट का आना या इस जजमेंट पर कोई भी कार्रवाई होना इस समय खतरे से खाली नहीं था। इसलिए खाली नहीं था कि ये जजमेंट जो है वो आरक्षण को लेकर है और हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में आरक्षण चुनाव हराने और चुनाव जिताने की पूरी शक्ति रखता है। आरक्षण कोई आज का एक नया मुद्दा नहीं है। लंबे समय से भारत में एक बीज बोया गया जातियों को लेकर। वो अंग्रेजों ने बोया हो, वो मुगलों ने बोया हो या आज़ादी के बाद के जो राजनेता हुए, उन्होंने बोया हो। इन सभी ने जो बीज बोया, इस बीज को इस समय भारत बड़ी मुश्किल से निपट पा रहा है, उस समस्या से बड़ी मुश्किल से निपट पा रहा है। जातियों के बीच में जो खाई पैदा की गई, उसके आधार पर चूँकि मैं इसकी बात बारंबार करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब आर्टिकल 16 पर चर्चा पार्लियामेंट में हुई, रिजर्वेशन में नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने जातियों को रिजर्वेशन में उस समय नहीं पढ़ने दिया, लेकिन जातियाँ जो अपना रोल प्ले कर रही थीं, वो बाद में करती रहीं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नेहरू सरकार ने उन जातियों के आधार पर खूब खेल खेला, जो वो खेल सकते थे। मैं उसकी चर्चा जब करना शुरू करता हूँ, तो 2-3 बातें समझने की आवश्यकता है। जिस रिजर्वेशन को लेकर लोग डॉक्टर अंबेडकर को महानायक बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने नौकरियों में रिजर्वेशन का विरोध किया था और नहीं होने दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन को लेकर रिजर्वेशन की वकालत की थी और वो उन्होंने करवा भी दिया था और ये कहा था कि अगर सभी जातियां जो पिछड़ी हैं, जो वंचित हैं, वो जातियां अगर रिप्रेजेंटेशन सही से कर पाएंगी तो फिर अपने आप ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उनका कहना ये भी था कि अगर नौकरियों में रिजर्वेशन हमने जाति आधार पर किया तो आप ये मानकर चलें कि हम जाति व्यवस्था कभी भारत में खत्म नहीं कर पाएंगे और हमें जाति व्यवस्था भारत से खत्म करनी है। लेकिन इसी बात को बाद में पहले संविधान संशोधन के बाद नेहरू जी ने आर्टिकल 16(4) के रूप में डाला, आर्टिकल 15(4) के रूप में डाला, क्योंकि वो जातियों के आधार पर खेलना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी शोषित, पिछड़ा, वंचित के उत्थान के पक्ष में थे कि उनका उत्थान होना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। लेकिन जो तरीका अपनाया, वो तरीका वो उनको स्वीकार्य नहीं था। खैर, रिजर्वेशन डाल दिया गया और 15(4) के रूप में रिजर्वेशन आया पहले संविधान संशोधन के दौरान, जब डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर अंबेडकर अब पार्लियामेंट के हिस्से भी नहीं थे। तब संविधान में संशोधन करके नेहरू जी ने डाला। ठीक है, ये कहा गया कि जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार को काम करना चाहिए और सरकारों ने काम करना भी शुरू किया और वो मुझे लगता है एक उस समय का अच्छा मूवमेंट था। लेकिन बाद में जातियों के अंदर भी 3 पीढ़ियाँ, जिनकी जाति को रिज़र्वेशन मिल गया, जिन लोगों को रिज़र्वेशन का लाभ मिल गया, वो लोग सरकारी नौकरियों में आने के बाद उनके बच्चे अगड़ा हो गए और उसी जाति के बाकी लोग जो अभी भी मलिन बस्तियों में रहते थे, वो पिछड़ा हो गए और अगला और पिछड़ा का ये जो जाति रिज़र्वेशन था, उसका परिणाम ये निकला कि जिन्होंने रिज़र्वेशन 1951-52 से लेना शुरू किया था, उनके परिवार ही आज भी रिज़र्वेशन का लाभ लेते हैं, जबकि शोषित, वंचित और पिछड़ा या दलित या वाक़ई में जो मलिन बस्ती में रहता है, जिसके पास सुविधाओं का अभाव है, उसको रिज़र्वेशन का लाभ आज भी नहीं मिलता और वो अपनी ही जाति के उन अगड़े लोगों से, जिनको रिज़र्वेशन का लाभ मिल चुका है, उन लोगों से लड़ते रहते हैं। क्योंकि जिनको रिज़र्वेशन का 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से लाभ मिल चुका है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी सुविधाओं में पढ़ते हैं। बाकी के लोगों को नहीं मिलता। अब इस बात को लेकर पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, आपको याद होगा, बिहार चुनाव में कहा था कि रिज़र्वेशन का रिव्यू होना चाहिए और जो सही हकदार व्यक्ति है, उसको रिज़र्वेशन की वकालत करनी चाहिए। बिहार में लोगों ने जाति आधार पर वो खेल खेला था कि भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव हार गई थी। अब चूंकि जजमेंट कल का है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें बाल बाल बच गई। कैसे बाल बाल बच गई? हमको याद होगा कि रिजर्वेशन में जो 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 प्रमोशन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन बाद में आया।
16(4), 16(4)A और 16(4)B ये बाद में रिजर्वेशन जोड़े गए और ये 2003 या 4 की बात है। तब ये रिजर्वेशन जोड़कर ये कहा गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 2006 में एम नागराजन का जजमेंट आया और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं हो सकता। हालांकि बार बार रिव्यू हुआ और रिव्यू होने के बाद एम नागराजन के जजमेंट के बाद कई और भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए जिनमें कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं हो सकता। एक बार व्यक्ति को ले आया गया है, अब उसको दोबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उसको अधिकार देना था, अधिकार दे दिया। 2006 के इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि इन केस ऑफ प्रमोशन के मामले में जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ये वहां एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। अगर प्रमोशन बड़ी पोस्टों पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है एससी एसटी का, तो फिर वहां प्रमोशन दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2006 के जजमेंट को बार बार कोड किया जाता रहा और वो चैलेंज होता रहा। जैसे मैं कहूं, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, ये एक जजमेंट 2018 में आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 2006 का जजमेंट है नागराजन का, वो लार्जर बेंच की कंसिडरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। नागराज का जजमेंट बिल्कुल ठीक है। जबकि नागराजन के जजमेंट से पहले जिसको हम आरक्षण केस कहते हैं, इंदिरा साहनी केस कहते हैं या मंडल आयोग केस कहते हैं, मंडल आयोग के रिजर्वेशन ठीक है लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन को स्वीकृति नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी का बड़ा जजमेंट था। अब के जजमेंट के बाद ही रिजर्वेशन प्रमोशन में आर्टिकल 16(4)A 16(4)B जोड़ दिया गया। तो अब सवाल यह पैदा हुआ कि इंदिरा साहनी का जजमेंट ओवररूल हो गया है या फिर इंदिरा साहनी का जजमेंट अब मान्य है। तो एम नागराजन आ गया, उसने बीच का रास्ता निकाल दिया। उसने कहा कि देखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता ना हो या रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे ये एक रूलिंग आ गई उत्तर प्रदेश के मामले में। मायावती की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, प्रमोशन कर दिया गया, वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक नहीं है। अब बात ये आ गई, क्या प्रमोशन का रिजर्वेशन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़ा विवाद पैदा हुआ। इस विवाद को सॉल्व करने के लिए इस तरह के केसेस, जैसे ये वाला केस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण का केस 2022 में ये कोड किया गया और इस केस को ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने दिया। इन्होंने 3 पॉइंट कंसीडर किए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो बात कह रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आफ्टर ऑल नहीं है सभी पोस्टों को मिलाकर, तो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जिस पोस्ट के लिए प्रमोशन की आवश्यकता है उस पोस्ट पर अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं, यानी कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, नहीं तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन जनरल रूल नहीं है। यानी कि जनरली मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं इसलिए मेरा प्रमोशन हो ही जाना चाहिए, ये नियम ठीक नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि फिर रिजर्वेशन किसको दिया जाए, फिर प्रमोशन में कैसे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नाउ द स्टेट हैज टू कलेक्ट दी डेटास। स्टेट का काम होगा कि हर एक पोस्ट के लिए, जितनी भी पोस्टों पर रिजर्वेशन की बात आती है, जितने कैडर बनते हैं, उन सभी कैडर के लिए एक यूनिट माना जाए। उस एक यूनिट पर देखा जाए कि क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहले से है तो फिर इन जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो नेचुरल वे में चलेगा। और अगर उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर राज्य सरकार प्रमोशन की पॉलिसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी को एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर सकता है। विवाद बड़ा है।
साथ में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि रिजर्वेशन डिसकंटिन्यू किया जाता है, रिजर्वेशन प्रमोशन में रहेगा। साथ में उन्होंने कहा लेकिन डेटा के आधार पर कैडर बेस रहेगा, ना कि इन जनरल मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं तो मुझे रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। चौथा पॉइंट जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इसका जो एम नागराजन है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। हुआ क्या कि 2006 का जजमेंट आ गया और 2004 या 2002 में मेरे ख्याल से अमेंडमेंट आया था, 2002 या 3 का अमेंडमेंट है, तो लोगों ने वहां से क्लेम करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम नागराज या और पहले से क्लेम करना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम नागराजन के जजमेंट में यह कहा गया, एम नागराजन का जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव से मतलब अब 2006 के बाद के मामलों में लागू होगा। 2006 से पहले जो प्रमोशन हो चुके हैं पुरानी पॉलिसी से या 16(4)A से 16(4)B से जो प्रमोशन हो चुके हैं अमेंडमेंट आने के बाद, वो प्रमोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वहां ज्यादा भी पहुंच गए तो भी उनको वापस नहीं भेजा जाएगा और अगर वहां कम रह गए थे तो भी पीछे वालों को प्रमोट करके वहां नहीं बैठाया जाएगा। केवल 2000 इसको एम नागराजन के जजमेंट को, इसी जजमेंट में, आज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह कहा कि देखिए गोलकनाथ का जजमेंट याद करिए। गोलकनाथ का जजमेंट 1967 में आया था और गोलकनाथ के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद, बड़ी बेंच ने, 11 जजों की बेंच बैठी थी, 11 जजों की बेंच ने कहा था कि कोई भी कोर्ट की जो रूलिंग है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालेगी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डालेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव क्या है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि जिस दिन ये जजमेंट आया उसके बाद के सभी मामलों में वो लागू होगा, उसके बाद के सभी मामलों पर वैसे होना चाहिए, लेकिन उससे पहले के जितने मामले हो चुके, रिट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी प्रभाव, यानी कि पीछे के मामलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, आगे आने वाले मामलों में उसका प्रभाव होगा। अब जब ये हो गया तो यहां पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर सरकार कैसे बच गई। अब सोचो, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुलकर यह कहता कि भाई ये जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में, ये रिजर्वेशन लागू नहीं है, यानी कि ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जब ये कह देगा कि रिजर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि चूंकि ऑर्डर ओरल आया था, मीडिया ने भी ओरल ही उसको लिया है, अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है, रिटन ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन जो या आ भी गया है तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल एम नागराज के जजमेंट के अनुसार रिजर्वेशन होगा, हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया और एम नागराज के जजमेंट पर कोई, हम उसको ना बड़ी बेंच को भेजने वाले हैं और उस जजमेंट को ही फाइनल मानते हैं। बात आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की भाषा थोड़ी सी भी फर्क रहती और वो ये कह देता कि प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं है, तो फिर आप समझते हैं ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए किस रूप में होता। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि नहीं, रिजर्वेशन प्रमोशन में रहेगा, तो भी आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा होता। तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, ये जनरल रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल रूल है और ये तभी लागू होगा जबकि प्रतिनिधित्व कम हो। प्रतिनिधित्व अगर उसमें सही है तो ऐसी परिस्थिति में ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड ऑर्डर किया है और ये बैलेंस्ड ऑर्डर सबके लिए विन विन की सिचुएशन है। अन्यथा जो भी गाज गिरनी थी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चुनाव लड़ रही है और केंद्र की भाजपा सरकार, यानी कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसका प्रभाव पूरे चुनाव पर पड़ता। बाल बाल बचे सुप्रीम कोर्ट के सही तरीके से कोडिंग करने की वजह से, और मीडिया हाउसेस अभी इसको गलत तरीके से उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ जो जातिवादी पार्टियां हैं वो भी उसको उसका मिसयूज या यूज कैसे करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया, एक बैलेंस सिचुएशन देकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा होने से बचा लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।